morning, students. Today we are going to start chapter number 11, Moon and Artificial Satellites. तो हम लोग इस चैप्टर में मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे. सी द मून है, उसमें हम कौन सा टॉपिक स्टडी करेंगे? सरफेस ऑफ द मून. मून का सरफेस कैसा है? अर्थ जैसा ही है या कुछ डिफरेंट है? एक्चुअली मून का सरफेस भी अर्थ की तरह रफ है और अनइवन है और वहां पे बहुत सारे वॉल्स है, माउंटेन्स है, ऐसा सब है. देन देयर इज नो लाइफ ऑन द मून. मून पे कोई लाइफ नहीं है. इसका रीजन क्या है? वहां पे एयर बिल्कुल नहीं है और वहां के टेम्परेचर भी ऐसे नहीं है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सके. नेक्स्ट, ग्रेविटी ऑफ द मून. मून की ग्रेविटी. मून में ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की तरह वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट वो इतना कम है. इट्स 1/6. यहाँ पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी कंपैरिजन में सिर्फ 1/6 पार्ट भी नहीं है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लेस है तो क्या होगा? वहां पे थिंग्स है वो सरफेस पे पुल होके खींच के नहीं रहती है, बट फ्लोट करके रहती है, तैरती रहती है. नेक्स्ट टॉपिक, फेजेस ऑफ द मून. मून है, उसके फेजेस होते हैं. हम स्काई में जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एवरी डे मून का शेप थोड़ा थोड़ा चेंज होता है. एक्चुअल में मून का शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, बट वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है अर्थ को. इसीलिए हमें वो उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से उसके शेप डिफरेंट दिखते हैं. तो इसके लिए हमने 5 उसके फेजेस होते हैं. जैसे हम उसकी पोजीशन को देखते हैं उस तरह से. सो फर्स्ट इज न्यू मून. न्यू मून मीन्स हमें मून बिल्कुल नहीं दिखता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मून है वो अर्थ एंड सन के बीच में आ जाता है. सेकेंड है क्रीसेंट मून. जब न्यू मून से वो थोड़ा आगे जाता है, मीन्स सन एंड अर्थ से थोड़ा आगे जाएगा तो हमें थोड़ा सा पोर्शन उसका दिखता है, स्मॉल पोर्शन, तो हम उसको क्रीसेंट मून कहते हैं. थर्ड, हाफ मून. क्रीसेंट मून से भी अगर वो थोड़ा आगे जब ट्रैवल करता है तब हमें वो हाफ दिखता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन की लाइट उसके हाफ पार्ट के ऊपर ही गिरती है, इसलिए हमें वो हाफ ही दिखता है. फोर्थ, गिब्बस मून. हाफ मून से भी ज्यादा दिखता है, थोड़ा सा पार्ट नहीं दिखता है और उसका ऑलमोस्ट ज्यादा पार्ट हमें दिखता है, दैट इज गिब्बस मून. 5, फुल मून. फुल मून मीन्स हमें मून है वो कंप्लीटली दिखता है, पूरा मून हम देख सकते हैं. ऐसा कब होता है? जब मून है वो अर्थ से फारदेस्ट, बहुत दूर तक होता है और सन की लाइट उसके पूरे ऊपर गिरती है, वो रिफ्लेक्ट होके हम तक आती है. एंड देन वी आर गोइंग टू सी लैंडिंग ऑन द मून. तो फर्स्ट टाइम जो ह्यूमन बीइंग्स है वो मून तक कब पहुंचे और कैसे पहुंचे वो सब भी हम लोग देखेंगे. नाउ लेट्स स्टडी दिस टॉपिक्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. चैप्टर 11, मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. अगर हम रात को स्काई में देखें तो मून हमें सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट लगता है. इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. उसकी बिल्कुल कोई भी लाइट नहीं है. हाउ डज इट शाइन एट नाइट? तो फिर भी वो कैसे शाइन करता है? द मून शाइन्स एट नाइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट. मून है वो इसलिए शाइन करता है क्योंकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं है. सिंस द मून इज नियरर टू द अर्थ इट अपीयर्स टू बी बिगर दैन द स्टार्स. हमें ऐसा लगता है कि मून है वो बहुत बड़ा है, स्टार से बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट उसका रीज़न क्या है कि वो अर्थ से नज़दीक है, इसलिए हमें ऐसा लगता है. बट एक्चुअली ऑल द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स आर मच बिगर दैन द मून. बट सारे प्लैनेट्स और स्टार्स हैं जो कि हमें स्मॉल लगते हैं वो मून से भी ज़्यादा बड़े हैं, बहुत बड़े. द मून इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट. मून है वो अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है. सैटेलाइट क्या करता है? इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. वो अर्थ के आसपास घूमता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट. इट टेक्स 27 days and 8 hours to complete one revolution. अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाने में मून को
27 days and 8 hours लगते हैं। Surface of the moon. The surface of the moon is rough, uneven and covered with dark grey rust. वहाँ का सरफेस, वहाँ की ज़मीन कैसी है? रफ है, अनइवन है, मीन्स सीधी बिल्कुल एक समान नहीं है, कहीं पे थोड़ी ऊपर है, कहीं पे थोड़ी नीचे है, ऐसी है, और वहाँ पे डार्क ग्रे कलर की डस्ट होती है। द मून इज मेड अप ऑफ माउंटेन्स एंड क्रैटर्स। तो मून है वो किसका बना है? माउंटेन्स एंड क्रैटर्स का। ड्यू टू दिस द सरफेस ऑफ द मून अपीयर्स टू कंसिस्ट ऑफ ब्राइट एंड डार्क पैचेस। ये माउंटेन्स और क्रैटर्स की वजह से हमें कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे ब्राइट और डार्क पैचेस हैं। तो क्रैटर्स है वो क्या होते हैं? क्रैटर्स आर सॉशर शेप्ड हॉल्स। जो कप एंड सॉसर होता है तो वो सॉसर का उसके शेप के हॉल्स होते हैं। आपको पिक्चर में शो भी किया है कि क्रैटर्स है वो हम किसको बोलते हैं। सो मून का सरफेस है बिल्कुल सीधा नहीं है और वहाँ पे डार्क ग्रे कलर की डस्ट होती है, माउंटेन्स और क्रैटर्स भी होते हैं। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द मून, सो देयर इज़ नो विंड, रेन एंड क्लाउड्स ऑन द मून्स सरफेस। मून है उसके आसपास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर का ब्लैंकेट नहीं है, इसलिए वहाँ पे कभी कोई विंड नहीं होती है, ना ही वहाँ रेन आता है और ना ही कोई क्लाउड्स होते हैं। The side of the moon facing the sun is extremely hot and the side away from the sun is freezing cold to support life. तो वहाँ पे लाइफ ना होने का एक और रीज़न है कि मून की जो भी साइड सन के सामने होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है और जो साइड सन से दूर होती है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। As there is no air on the moon, the astronauts' footprints remain there forever. जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स मीन्स जो स्पेस में जाते हैं, तो ये जो स्पेस में जाते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं जो वहाँ पे जाके सब स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जब मून पे चलते हैं उनके जो फुटप्रिंट बनते हैं वो वहाँ पे हमेशा के लिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई एयर नहीं है। Also nobody can even hear a sound on the moon as sound travels in air. मून पे हमें कुछ सुनाई भी नहीं देता है। क्यों नहीं सुनाई देता है? क्योंकि वहाँ पे कोई एयर नहीं है। साउंड है वो एयर में से ट्रैवल करके पहुँचता है, वहाँ पे एयर नहीं है इसलिए कोई साउंड भी नहीं है। ग्रेविटी ऑफ द मून, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सारी थिंग्स है वो अर्थ के सेंटर की तरफ खींची हुई रहती है क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है। दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द मून। यही ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे भी है। द ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ। अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जितना पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, उसकी कंपैरिजन में मून पे जो ग्रेविटी है वो सिर्फ 1/6 है, मीन्स बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ग्रेविटी वहाँ है। इसलिए कोई भी थिंग है वो मून के लैंड पे, सरफेस पे पुल होके खींची हुई वहाँ पे नहीं रहती है, बट हवा में फ्लोट करती है, तैरती रहती है। फेजेस ऑफ द मून, मून के फेजेस कितने हैं वो हम देखेंगे। एवरी नाइट द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप। अगर हम हर रात को प्रॉपरली मून को ऑब्जर्व करें तो हमें ऐसा लगेगा कि उसका शेप चेंज होते रहता है। However, the moon does not really change its shape, but एक्चुअल में मून का शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। Due to the revolution of the moon around the earth, its position with respect to the earth changes. मून है वो हमें पता है कि वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है, अर्थ का चक्कर लगाते रहता है और इसलिए उसकी पोजीशन है वो चेंज होती है, तो हमें ऐसा लगता है उसका शेप चेंज हो रहा है। So the moon appears to change its shape. The day-to-day changes in the shape of the moon as seen from the earth are called phases of the moon. जो everyday moon के shape में changes होते हैं अर्थ से उसको देखें तब उसको हम phases of the moon कहेंगे। First, new moon. When the moon is in between the earth and sun, you cannot see the moon at all. जब ऐसा होता है कि अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है तो हमें मून नहीं दिखता है। दिस इज कॉल्ड न्यू मून, जिसको अमावस भी बोलते हैं। तो न्यू मून की रात को बिल्कुल मून नहीं दिखता है।
इट इज़ डार्क ऑन द न्यू मून नाइट, न्यू मून नाइट को बिल्कुल डार्क होता है। क्रिसेंट मून, as the moon moves further you can see a small sunlit portion of the moon's surface, this is called crescent moon। तो हम यहाँ नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मून है वो जब हमें थोड़ा सा दिखता है, क्योंकि वो थोड़ा आगे चला जाता है इसलिए सन का थोड़ा लाइट उस पर गिरेगा और वही लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमें इतना पोर्शन दिखता है, उसको क्रेसेंट मून कहेंगे। थर्ड, हाफ मून, when the sunlit portion becomes bigger you can see half of the moon। जब सनलिट पोर्शन में सन की लाइट गिरने की वजह से मून का ज़्यादा पार्ट हमें दिखता है, हाफ मून दिखता है, इसलिए उसका उस फेज का नेम है हाफ मून। फोर, गिबस मून, when you see more than half of the moon it is called the gibbous moon। जब हाफ से ज़्यादा मून दिखता है तो उसको हम गिबस मून कहेंगे। 5, full moon, when moon reaches the farthest side of the earth from the sun। सन से अर्थ की सबसे दूर वाले प्लेस पे मून पहुंचेगा तब हमें पूरा मून दिखता है, एंड इट इज कॉल्ड फुल मून। द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड वैक्सिंग। तो जब भी जो लाइट वाला पार्ट है वो जब बढ़ते जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वैक्सिंग ऑफ द मून। आफ्टर दिस द साइकिल रिवर्सेस एंड द साइज ऑफ द मून डिक्रीजेस अगेन एंड अपीयर्स एज गिबस, हाफ मून, क्रिसेंट मून एंड न्यू मून। दिस डिक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड वैनिंग ऑफ द मून। तो आप पिक्चर में देख सकते हो, पहले गिबस मून, फिर हाफ मून, फिर क्रिसेंट मून, ऐसे वो घटते जाता है, कम होते जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, वैनिंग ऑफ द मून। लैंडिंग ऑन द मून, अपोलो 11 was the spaceship that took the 3 American astronauts Neil Armstrong, Edwin Aldrin and Michael Collins to the moon। तो अपोलो 11 है वो ऐसा स्पेसशिप था जिसमें फर्स्ट टाइम 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स है वो मून पे गए थे। Neil Armstrong was the first man to step on the moon on July 20, 1969। So, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो फर्स्ट मैन था जिसने मून पे स्टेप किया था, मीन्स पहली बार अपना पैर रखा था किसी पर्सन ने, तो वो कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और डेट कौन सी थी, जुलाई 20, 1969। Neil Armstrong and Edwin Aldrin brought rock samples and soil to the earth। Scientists got a lot of information about the moon from these samples। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन है वो दोनों वहाँ से रॉक के सैंपल्स लेके आए थे, वहाँ की सॉइल मिट्टी लेके आए थे, फिर साइंटिस्ट है उन्होंने इसका स्टडी किया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। दिस लैंडिंग ऑन द मून वॉज फॉलोड बाय मैनी मोर सक्सेसफुल मिशंस टू द मून। और इसके बाद बहुत सारी बार मून पे जो ह्यूमंस हैं उनको भेजा गया था। इंडिया टू मून, इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट स्पेस शटल टू द मून कॉल्ड चंद्रयान 1 इन 2008। तो इंडिया है उसने सबसे पहला स्पेस शटल भेजा था मून पे और उसका नेम था चंद्रयान 1, वो 2008 में भेजा था। द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया नोन एज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, launched this mission on 22nd October 2008 from Sriharikota, Andhra Pradesh। तो इंडिया की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है जिसको हम इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 22 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश वहाँ से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। वी आर कीपिंग टिल हियर, विल कंटिन्यू द चैप्टर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।